Hello students, welcome back to our own YouTube channel, New English High School and Junior College. I am Murli sir and I will continue with our subject bookkeeping and accountancy. Topic issue of shares. In our last session, we discussed about meaning and definition of issue of shares, history and advantages of shares, different installment of shares, and the types of share capital. Today we will be learning some other important points. So we will begin with types of shares. There are two types of shares, equity shares and preference shares. हमने पहले ही किया है, जब कंपनी को अपना कैपिटल रेज करना होता है तो कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है। कंपनी मार्केट में दोनों टाइप के शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो दोनों ही शेयर्स हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो अभी हम करेंगे, जिससे पता चलेगा कि इक्विटी शेयर्स क्या हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। डिस्टिंग्विश में फर्स्ट पॉइंट इज राइट ऑफ डिविडेंड। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है उस समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। सपोज कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, उसने अगर 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है और उसे कंपनी को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है, तो कंपनी उसे हर साल 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपीस डिविडेंड फिक्स करके देगी। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स में ऐसा नहीं होता। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको जो डिविडेंड मिलता है वो मिलता है फ्लक्चुएटिंग रेट पे, यानी जैसे कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं उसके हिसाब से उनको डिविडेंड दिया जाता है। द डिविडेंड डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, और अगर कम प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड मिलता है। सेकंड पॉइंट इज अरियर्स ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में भी अलग अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। जैसे एक टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स का क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट जो मिलता है वो क्यूमुलेटिव रेट पे मिलता है। जैसे समझो एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सपोज उसका 2011 में उस कंपनी को लॉस हुआ, तो अगर लॉस हुआ तो वो नेचुरली डिविडेंड उस साल नहीं देगी। 2012 में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में फिर लॉस हुआ तो उस साल भी कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। लेकिन अगर सपोज 2013 में प्रॉफिट हो रहा है तो जो प्रेफरेंस शेयर टाइप है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो उसको तीनों साल का डिविडेंड दिया जाएगा 2011, 2012 और 2013 का, यानी 10% प्लस 10% प्लस 10%, उसको 30% डिविडेंड दिया जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मिस्टर एक्स है, उसने अगर 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है तो उसको एवरी ईयर 10,000 के हिसाब से अभी उसको 30,000 रुपीस मिलेगा इन द ईयर 2013। यानी इनका जो अरियर्स है वो क्यूमुलेटिव होता है, जमा होता है, और जब प्रॉफिट्स होते हैं तो कंपनी को दोनों तीनों साल के उनको डिविडेंड देना पड़ता है। अब देखेंगे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो अरियर्स ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, सेम एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अगर 2011 में लॉस हुआ तो उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। 2012 में भी लॉस हुआ तो डिविडेंड नहीं मिला। 2013 में प्रॉफिट हुआ
तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ 2013 का प्रॉफिट मिलेगा, 2011-12 में दे विल गेट नथिंग। ये सेकंड पॉइंट थी, अरियर्स ऑफ डिविडेंड। थर्ड पॉइंट है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में जो डिफरेंस है वो है प्रेफरेंशियल राइट ऑन डिविडेंड। यानी जब डिविडेंड दिया जाता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि नाम ही है प्रेफरेंस शेयर्स। तो जितना प्रॉफिट होता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनको फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा। अगर बाकी पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, अगर नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा या तो कम मिलेगा। यानी प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। फोर्थ पॉइंट इज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कभी कभी कंपनी वाइंडिंग अप होती है, यानी कंपनी को कभी कभी बंद करना पड़ता है, उनकी एसेट्स मार्केट में बेचनी पड़ती है। जो एसेट्स में से पैसे आते हैं वो पहले पैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जो उन्होंने कंपनी को पैसे देके शेयर्स परचेज किए थे। तो वाइंडिंग अप के समय भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके पैसे मिलते हैं और उनके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे दिए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जब कंपनी की मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग में शेयर होल्डर्स जाते हैं, उनको वहां पर वोट देने का अधिकार होता है। हर साल जो डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं या जो डायरेक्टर्स को रिमूव किया जाता है, उसके जगह पर न्यू डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, या हर साल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, ये सब अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए हुए हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। तो मीटिंग अटेंड करना, वोटिंग राइट्स, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स या अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ये सब हक इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऐसा कोई भी हक नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में एक टाइप है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, जब प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इशू किए जाते हैं उस समय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोला जाता है आपको पैसा 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद दिया जाएगा। यानी आपके जो शेयर्स हैं रिडीम किए जाएंगे, कंपनी वो शेयर्स आपसे वापस लेगी और उसके पैसे आपको वापस देगी। उसको बोलते हैं रिडेम्पशन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका रिडेम्पशन होता है, उनको पैसे वापस मिल सकते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स में ऐसा नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर हमने परचेज किया तो हम कभी भी कंपनी को वो शेयर्स वापस देकर पैसे नहीं ले सकते। हाँ, एक बात कर सकते हैं, हम अपने इक्विटी शेयर्स मार्केट में सेल करके पैसे ले सकते हैं, बाकी कंपनी को हम रिटर्न नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट इज कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी ये भी एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का टाइप है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जब लोग परचेज करते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स, अगर वो कंपनी न्यू होती है तो उनको डर लगता है ये कंपनी न्यू है, प्रॉफिट कमाएगी कि नहीं कमाएगी, हमने पैसा इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं। क्योंकि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कुछ सालों के बाद, समझो 10 साल 15 साल, वो पहले ही प्री डिटरमाइंड होता है, पहले ही फिक्स किया जाता है ये शेयर्स इशू करने से पहले। समझो कंपनी ने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोला है अभी आप हमारे शेयर्स परचेज करो, 10 साल के बाद हम आपके शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे।
जो लोग डरते हैं न्यू कंपनी हम पैसे कैसे लगाए, तो ऐसे लोग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं, क्योंकि जब न्यू कंपनी होती है तो प्रॉफिट्स कम कमाती है, लेकिन जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता रहता है। समझो 10 साल तक जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने वो शेयर्स परचेज किए, 10 साल उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिला। 10 साल के बाद कंपनी नेचुरली 10 साल के बाद तो प्रॉफिट कमाएगी ही, तो वो जो प्रेफरेंस शेयर्स है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। लेकिन जो इक्विटी शेयर्स हैं वो लाइफ टाइम में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो हमेशा इक्विटी शेयर्स ही रहते हैं। Okay, now the next point is issue of shares at par, premium and discount. कंपनी जब शेयर्स इशू करती है उस समय कंपनी अपने शेयर्स पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है एंड डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर सम में आपको ऐसी पॉइंट्स मिलेगी जो आपके पास सम होगा जिसकी हम आगे चल के इंक्रीज करने वाले हैं। वो सम में जो शेयर्स होंगे या तो पार पे कंपनी ने इशू किए होंगे, या तो प्रीमियम में, या तो डिस्काउंट में। तो इनको समझेंगे क्या है। सबसे पहले है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इशू ऑफ शेयर्स एट पार का मतलब होता है कि अगर कंपनी ने जब मार्केट में शेयर्स इशू किए हैं उसकी जो फेस वैल्यू है वो सेम फेस वैल्यू है जैसे कंपनी ने मार्केट में शेयर्स इशू किए हैं। यानी इशू प्राइस अगर 10 रुपीज है तो फेस वैल्यू भी 10 रुपीज है। जो शेयर्स की वैल्यू है जिसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं, वो 10 रुपीज वाला शेयर अगर कंपनी ने 10 रुपीज में ही इशू किया उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। सेकंड है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब है जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, सपोज उस शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज और कंपनी ने उसको इशू किया है 12 रुपीज में, तो उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ऐसा क्यों होता है? कोई जो कंपनी होती है, सपोज वो बहुत सालों से प्रॉफिट कमाती आ रही है, उसका मार्केट में बहुत गुडविल है, उसका मार्केट में बहुत रेपुटेशन है, उसे पता है अगर मैं मार्केट में शेयर इशू करूंगी तो सब के सब मेरे शेयर्स बिक जाएंगे, भले मैं शेयर प्रीमियम पे क्यों ना इशू करूं। तो ऐसी कंपनीज क्या करती है, अपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती है। थर्ड इज इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। जो न्यू कंपनी होती है, जब नई कंपनी होती है तो उसे डर लगता है, भाई मुझे तो कोई पहचानता ही नहीं, मेरा मार्केट में रेपुटेशन नहीं है, अगर मैं शेयर्स मार्केट में इशू करूंगी तो मेरे शेयर्स परचेज कौन करेगा, उसे डर लगता है। इसलिए क्या करती है वो कंपनी, अपने फेस वैल्यू से थोड़ा कम रेट में मार्केट में शेयर इशू करती है। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, शेयर का जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज है, लेकिन कंपनी ने इसको इशू किया है 9 रुपीज में। तो अगर वो कम रेट में इशू करेगी तो क्या होगा, लोग ज्यादा शेयर्स परचेज करेंगे और कंपनी को जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन जमा करना होता है वो कितने दिन में जमा किया जाता है, वो जमा किया जाता है, कंपनी को अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन जमा करना होता है 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द इशू। 120 दिन के अंदर उसे अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन जमा करना होता है, और वो भी कितना, 90% ऑफ द शेयर्स इशूड। सपोज किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, अगर 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं तो कम से कम 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी के पास आनी चाहिए, 90,000 एंड अबव। अगर 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं आती है तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो क्या करेगा, कंपनी को बनने नहीं देगा। उस कंपनी को क्या बोलेगा, हम आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं देंगे,
आप अपने शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 90% जो है वो अमाउंट मिलना चाहिए, आपके जो 90% जो शेयर्स है मार्केट में बिकने चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, डरने की वजह से अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू करते हैं। एट द सेम टाइम दे अपॉइंट देयर अंडर राइटर्स, वो अंडर राइटर्स को भी अपॉइंट करते हैं। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर आर द एजेंसीज, अंडर राइटर आर द पर्सन who take the guarantee for selling of the shares। वो गारंटी देते हैं कि हम आपके शेयर सेल करवा के देंगे, अगर वो शेयर सेल नहीं हुए हम ले लेंगे, लेकिन आपको हम गारंटी देते हैं। फिर वो हो सकता है वो फुल शेयर्स लेते हैं या शेयर का कुछ पोर्शन लेते हैं, जितना वो गारंटी लेते हैं उतना वो शेयर सेल करवा के देते हैं, उसे हम कहते हैं अंडर राइटिंग। लेकिन वो जो अंडर राइटर्स है उसके लिए क्या करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं, जिसको बोलते हैं अंडर राइटर्स कमीशन। उसके बाद हम न्यू पॉइंट करेंगे उसके बाद हम न्यू पॉइंट करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अभी ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मैं रीड करता हूं ओवर सब्सक्रिप्शन को। When the company receive more application than the shares issued, it is called oversubscription of shares. For example, shares issued 10,000, application received 12,000। कभी कभी जो बहुत फेमस कंपनी होती है, जो बहुत पॉपुलर कंपनी होती है, जिसका रेपुटेशन बहुत होता है, तो ऐसी कंपनी जब मार्केट में शेयर्स इशू करती है तो उनके पास जो शेयर्स की एप्लीकेशन आती है वो आती है मोर देन द शेयर्स इशूड, तो उसे कहते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 12,000 शेयर्स की। ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, जो पहले 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया था उन सभी को वो शेयर्स इशू कर देगी। बाकी जो 2,000 एप्लीकेशन बाद में आए उनको वो वापस कर देगी, रिटर्न कर देगी, उनका जो एप्लीकेशन मनी है वो भी उनको रिटर्न कर देगी और उनके शेयर्स 2,000 शेयर रिजेक्ट कर देगी। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है, कभी कभी कंपनी चाहती है जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, मैं किसको नाराज नहीं करूंगी, मैं सबको शेयर्स दूंगी। लेकिन ये पॉसिबल है क्या कि हमारे पास शेयर्स 10,000 है और हम 12,000 शेयर्स इशू कर सके? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट करती है। कंपनी देखती है हमारे शेयर्स इशू कितने हमें करने हैं और एप्लीकेशन कितनी है, फिर रेशो निकालती है, उसके हिसाब से वो कंपनी सभी लोगों को शेयर्स देती है जिन्होंने अप्लाई किया है। यानी कंपनी किसको भी नाराज नहीं करती। सपोज कोई पर्सन है जिसने 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया है, हो सकता है कंपनी उनको 80 शेयर्स दे। किसने 500 के लिए एप्लीकेशन दिया है, तो उस रेशो के हिसाब से कंपनी क्या करेगी, सबको शेयर्स देगी लेकिन थोड़ा कम करके, तो उसे हम कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। अब हम दूसरा देखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है उससे थोड़ी कम एप्लीकेशन आती है। जैसे एग्जांपल है, शेयर्स इशूड कितनी है 10,000 और एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी है 9,000, तो नेचुरली इसमें क्या होगा, जितने भी लोग जिन्होंने अप्लाई किया है सबको शेयर्स मिलेंगे। तो इसको देखो कैसे लिखा है, when the company receive less application than the shares issued, it's called under subscription of shares। यानी कंपनी ने जितना शेयर्स मार्केट में दिया है
उससे थोड़ी कम एप्लीकेशन आई है तो उसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। Our last point is forfeiture and issue of shares. Forfeiture क्या होता है? पहले रीड करेंगे। If a member fails to pay the calls requested from him, the directors may declare the shares as the forfeited shares. तो ये क्या होता है? Forfeiture क्या होता है? कभी कभी जो कंपनी है, जब कभी कभी कंपनी क्या करती है, जब शेयर्स इशू करती है तो कोई पर्सन है, सपोज मिस्टर एक्स, उसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। जब उसने अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन मनी उसने भरी थी। उसके बाद उसे शेयर्स अलॉट किया गया, उसने अलॉटमेंट मनी भी पे की। फिर जब फर्स्ट कॉल के लिए कंपनी ने उसको बोला फर्स्ट कॉल मनी भर दो, तो उसने वो भी भर दी। लेकिन जब फाइनल कॉल भरने को कहा तो उस समय मिस्टर एक्स ने क्या कहा, मेरे पास पैसे भरने को नहीं है। तो ऐसे केस में जब जब कंपनी कॉल करती है, हो सकता है वो पर्सन अलॉटमेंट मनी नहीं भरी उसने, हो सकता है उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा हो, या हो सकता है उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं भरा हो। जब भी कंपनी डिमांड करती है कि आप इतना इंस्टॉलमेंट भरो और वो शेयर होल्डर अगर नहीं भरता है तो ऐसे केस में क्या होता है, उसके शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं। पहले कंपनी उसे लेटर भेजेगी कि तू शेयर्स का पैसा भर, शेयर होल्डर ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद एक फिर इसको रिमाइंडर लेटर भेजा जाएगा, अगर उसका भी उसने रेस्पॉन्स नहीं दिया, फिर उस शेयर होल्डर को एक नोटिस भेजा जाता है कि अगर आप रिमेनिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स नहीं भरोगे जिसका हम कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके शेयर्स फॉरफिट किए जाएंगे। अगर उसके बाद भी ध्यान नहीं देता है तो उसके शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर देती है। और जो शेयर फॉरफिट किए जाते हैं वो कंपनी अपने पास थोड़ी ना रख देगी, कंपनी क्या करेगी, उसको मार्केट में री इशू कर देती है। तो देखो हेडिंग ही हमारा फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। अभी हम नीचे लास्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं फिर उसको पूरा रीड करता हूँ। इफ अ मेंबर फेल टू pay the calls requested from him, the directors may declare the shares as the forfeited shares. ये हो गया forfeiture का। उसके बाद reissue का दिया है, and reissue the shares to another shareholder. जो शेयर फॉरफिट किए जाते हैं वो कंपनी अपने पास नहीं रखती है और किसी और पर्सन को वो री इशू कर देती है। और ज्यादातर जब री इशू किया जाता है वो डिस्काउंट पे किया जाता है, लेकिन कंपनी चाहे तो उसी शेयर को पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। लेकिन जनरली कंपनी क्या करती है, वो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर देती है। Okay students, today I finished my lecture here. I mostly covered up all theory part related with practical. So in the next lecture we will start journal entries related with issue of shares. Till then, have a nice day, be safe, be healthy, goodbye.